नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण है कि हर एग्जाम में हर बार हर यानी कि प्रत्येक वर्ष आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है और इतना महत्वपूर्ण है जिससे आप यहाँ पर पूरे आधुनिक भारत की जो पृष्ठभूमि है उसको समझ पाते हो। किस तरीके से किस पूरे भारत में किस तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया था और किस तरीके से किसको हराया और किसको हरा करके यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी पृष्ठभूमि को स्थापित किया था। और इसमें अब आप देखेंगे, इसमें आज पढ़ेंगे आप मैसूर राज्य, जो मैसूर जो अंग्रेजों का और मैसूर का जो युद्ध होता, अब उसके बीच में यानी किस प्रकार से इनके बीच में युद्ध हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। तो किस किस के बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जो आपका मैसूर है वो कर्नाटक वाले क्षेत्र में माना जाता था। जो पहले आपका जो कर्नाटक है वो पहले मैसूर के नाम से ही जाना जाता था और अब उसे कर्नाटक कहते हैं। और आप पढ़ेंगे कि कर्नाटक पर किसका कब्जा था, कौन वहां का शासक था, किस तरीके से वहां पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया और अंग्रेजों को किसने वहां पर हराया था। तो इस तरह की सारी पृष्ठभूमि को आज आप समझेंगे। देखिए, इसमें आप चलते हैं कि क्योंकि अंग्रेजों और मैसूर के युद्ध में, आंग्लो मैसूर युद्ध लगभग 4 युद्ध होते हैं आपके, उसमें अलग अलग संधियां होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में विजिट किए जाते हैं, उनको जीता जाता है और उनके वापस क्षेत्र को वापस किया जाता है। तो अलग अलग संधि होती है। अब उसको हम समझेंगे कैसे होता है, किस तरीके से वहां पर आपके शासक बने। क्योंकि हैदर अली था एक मैसूर का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक, हैदर अली, फिर उसका पुत्र बनता है टीपू सुल्तान। इतने महत्वपूर्ण शासक बने कि अंग्रेजों को धूल चटा दी थी इन्होंने, और जितने भी सारे के सारे जो ब्रिटिश कंपनी थी उन सबको बुरी तरह से इन्होंने हराया भी था, उनके नानी याद दिला दी थी उनको। तो इस तरीके के इन दोनों ने ऐसे ऐसे युद्ध लड़े और बहुत ही वीरता के साथ यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया था। अब हम समझते हैं कि इनका जो उद्गम होता है, कहां से ये आते हैं, किस तरीके से कर्नाटक या मैसूर के शासक बनते हैं। तो आपका ये है, यहाँ पर जो मैसूर में था लगभग 1700 के लगभग की बात है कि 1700 में यहाँ पर वाडियार वंश का शासन चला करता था मैसूर में। तो मैसूर में 1700 में वाडियार वंश का शासन चलता था और वाडियार वंश के राजा हुआ करते थे। वाडियार वंश के राजा हुआ करते थे और 1722 में हैदर अली का जन्म होता है। 1722 में हैदर अली का जन्म होता है और हुआ ये, इसके पिता का नाम था फाद अली। फाद अली हैदर अली के पिता का नाम था और वाडियार वंश के यहाँ पर ही एक सैनिक के रूप में यानी कि यहाँ पर वो काम किया करते थे, वहीं पर रहा करते थे। उनके शासक के वहीं पर शासन के जो शासक थे उन्हीं के ही पास रहा करते थे और उन्हीं के साथ उनका सहयोग करते थे, मदद करते थे, वहीं पर नौकरी किया करते थे। अब ये हुआ कि उस समय वाडियार वंश के जो शासक हैं बुरी तरह से उनको हराया जा रहा था। आसपास के जो भी क्षेत्र थे, आसपास के कुछ अलग अलग शासक थे, उनके द्वारा वाडियार वंश के राजा को बुरी तरह से हराने की स्थिति आ चुकी थी, पूरी तरह से हारने वाले थे। लेकिन उसी समय बड़ी वीरता के साथ हैदर अली के पिता फाद अली ने अपनी पूरी वीरता के साथ, शक्ति के साथ इनको पूरी तरह से उनको हराया और वाडियार वंश की रक्षा करी थी। तो उस समय वाडियार वंश की रक्षा फाद अली के द्वारा की गई थी, हैदर अली के पिता के द्वारा। और उसी कारण उनका जो वहां पर शासक हुआ करते थे वाडियार वंश में, उनके यहाँ पर इनका बहुत बोलबाला होने लगा, क्योंकि उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी, उनका बहुत ध्यान रखा जाने लगा। वही जब उन्होंने उनको बचाया, बाकी जो बराबर के राज्य थे उनसे इनकी सुरक्षा की, तो इसी कारण से इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न हुए थे वाडियार वंश के शासक, और उन्होंने यहाँ पर अपने यहाँ पर इनको ऊंचे पद पर स्थान देने शुरू कर दिए थे। अब इसी कारण से जब धीरे धीरे समय बीतता चला गया, वाडियार वंश के शासक अपना राज्य करने लगे और उसके बाद इसका हैदर अली का भी जन्म हो जाता है 1722 में। अब धीरे धीरे हैदर अली भी बड़े होते चले जाते हैं और जब धीरे धीरे हैदर अली बड़े होते जाते हैं तो वहां पर उस वाडियार वंश में ही वहीं पर इनको भी काम के लिए यानी कि इनके पिता इनको भी शिक्षा देने लगते हैं, कुछ सिखाने लगते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पर शासन किया जाता है, किस तरीके से युद्ध किए जाते हैं। तो उनको सारी शिक्षाएं मिलने लगती है हैदर अली को भी। लेकिन हैदर अली इतने महान थे, इतने वीर थे कि इन्होंने भी बड़ी तेजी के साथ उन सभी शिक्षाओं को ग्रहण किया था।
युद्ध में कुशलता को प्राप्त किया, बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया करते थे, अत्यधिक बुद्धिमान होने लगे। तो सारी की सारी इन्होंने शिक्षाएं बहुत तेजी के साथ प्राप्त कर ली थी और धीरे धीरे अब इन्होंने वहां पर अपना स्थायित्व बनाना शुरू कर दिया। अब इनके पिता की तो मृत्यु हो जाती है, हैदर अली के पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद अब हैदर अली ही वहां पर अपने एक सैनिक के रूप में वहां पर रहने लगते हैं। और इसी कारण जब वे बड़ी वीरता के साथ हैदर अली लड़ते थे, युद्ध में जाते थे और अपनी वीरता का प्रदर्शन करते थे, तो उसी समय वहां पर जो वहां के सेनापति थे नंदराज और देवराज के नाम से थे, तो वहां पर जो सेनापति थे उनकी नजर हैदर अली पर पड़ जाती है और वे इनको अपने यहाँ पर एक अच्छे मित्र की तरह इनके साथ व्यवहार करने लगते हैं और उनके साथ अच्छी तरह से रहना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे उनको अपने यहाँ पे रखेंगे और ऊंचे ऊंचे पद पर इनको रखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इनका कद बढ़ाने लगते हैं वे, और जब धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे, अब उस समय वहां पर कौन था, कृष्ण राय नाम का वाडियार वंश में एक शासक हुआ करता था, वाडियार वंश का कृष्ण राय। अब कृष्ण राय जब शासक हुआ करता था, अब उसी के समय 1751 में जब हैदर अली अपने अच्छे एक पद पर नियुक्त हो गया, अच्छे पद पर अच्छे शक्तिशाली बन गया सेनापति के रूप में, क्योंकि इसको डिंडीगुल का भी शासक बनाया जाएगा। अब 1751 में इसके एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है टीपू सुल्तान। तो 1751 में हैदर अली के पुत्र का जन्म होगा जिसका नाम टीपू सुल्तान रखा जाएगा। अब टीपू सुल्तान का जन्म होता है और उसी के बाद 1755 में वहां के राजा के द्वारा डिंडीगुल का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा उसका अधिकार हैदर अली पर सौंप दिया जाता है। अब इसी कारण जब हैदर अली पर 1755 में डिंडीगुल का पूरा क्षेत्र अधिकार सौंप दिया जाता है, अब उसके बाद धीरे धीरे टीपू सुल्तान भी बड़ा होने लगता है। अब टीपू सुल्तान भी बड़ा होने लगता है, हैदर अली का कद है वो भी बहुत बड़ा होने लगता है। अब क्या करते हैं, हैदर अली अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और इसी कारण इनके कुछ मित्र भी हुआ करते हैं। अब जब एक इंसान अपनी ऊंचाइयों को छूने लगेगा तो उसके बहुत सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। अब हैदर अली के भी बहुत ज्यादा दुश्मन बनने लगे, जो इनके मित्र हुआ करते थे, सहयोगी हुआ करते थे, अब वो भी इनसे नफरत करने लगे और इनसे चिढ़ने लगे और इनके दुश्मन होने लगे थे। अब जब 1761 में समय बीतता चला गया, अब 1761 में ऐसा हुआ कि जो वहां के राजा थे कृष्ण राय, उनकी तो मृत्यु हो जाती है। 1761 में कृष्ण राय की मृत्यु हो जाती है और इसी कारण से वहां का जो मुख्य सेनापति बनाया गया था वो हैदर अली को बनाया गया था, लेकिन वहां का शासक नहीं बन पाया अभी। अब जब मृत्यु हो जाती है तो शासक बनने की दौड़ में बहुत सारे जितने भी और सेनापति प्रधानमंत्री थे वे आने लगते हैं। अब वहां का एक प्रधानमंत्री था जो हैदर अली का मित्र भी हुआ करता था, खांडेराव। अब खांडेराव हैदर अली का मित्र भी था और वाडियार वंश में प्रधानमंत्री भी था। अब जब ये था, अब लगता था कि हैदर अली अच्छी ऊंचाइयों को छूने लग रहा है और अगला शासक बनने की कगार पर है। अब उसको ये लगने लगा कि अब हैदर अली शासक बन सकता है, तो खांडेराव को इस बात का जेलसी होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। अब वो चाहता था कि मैं किस तरीके से शासक बनूं, तो उसने ऐसा किया कि वहां पर हैदर अली को एक झूठे किसी भी आरोप में एक आरोपी घोषित करा दिया। एक कुछ आरोप लगाया, झूठा आरोप लगा करके उसको आरोपी घोषित कर दिया और इसी कारण उसको सजा देने का आदेश भी जारी कर दिया जाता है, जिससे कि अब हैदर अली पर आरोप लग जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा और अगला जो शासक बनेगा वो प्रधानमंत्री खांडेराव ही बनेगा। तो इसलिए खांडेराव हैदर अली के साथ धोखा करता है और उसी को ही सजा दिलाना चाहता है। अब होता ऐसा है कि हैदर अली इस बात को जान जाता है, उसको पता चल जाता है कि खांडेराव इस तरह की षड्यंत्र रच रहा है, तो वो इसलिए वहां से बच करके चला जाता है और वो वहां से चला जाएगा। अब सभी सैनिकों को खांडेराव के द्वारा यह आदेश दे दिया जाता है कि जाओ जा करके हैदर अली को पकड़ के लाओ और उसको सजा दी जाए, ठीक है। अब लेकिन हैदर अली वहां से चला जाता है और वहां पर जो घर पर मिलते हैं उसके दो बच्चे होते हैं, हैदर अली के दो बच्चे होते हैं, एक तो आपका टीपू सुल्तान और एक अब्दुल लतीफ, ठीक है, अब्दुल लतीफ। और इस तरह के जब ये
दो इसके पुत्र होते हैं और उसके घर पर एक दादी होती थे। क्योंकि इसकी जो माता थी टीपू सुल्तान की, वो अपने मायके गई हुई थी उस समय, तो वहां पर केवल घर पर दोनों बच्चे और उनकी दादी वहां पर मिलती है। तो खांडे राव के जो सेनापति वहां पर गए, उनको केवल ये मिला। जब ये मिला तो वे देख करके वहां पर हैरान हो जाते हैं कि साहब हैदर अली कहाँ गया, बाकी सब कहाँ है। अब टीपू सुल्तान इतना समझदार था कि उसने कहा कि देखो, तो आप हमें पकड़ने आए हो, हम सभी को ले जाने आए हो, तो ऐसा करो कि आप मेरी दादी को तो कुछ मत करना, हम आपके साथ चल देंगे, आप हमें ले जा सकते हो और हमें जाकर के बंदी बना सकते हो, कैद कर सकते हो। तो इसीलिए अब वे जो सेनापति थे गाजी खान के नाम से, एक सेनापति भेजा जाता है गाजी खान के नाम से, ठीक है, गाजी खान के नाम से जो भेजा गया वो उनको पकड़ करके या उनको ले जाता है वहां से, और वहां से ले जाकर एक मस्जिद के पास के बराबर में ही वहीं पे एक कमरे में उनको कैद कर दिया जाता है। दोनों बच्चों को वहां पर कैद कर दिया गया, टीपू सुल्तान को और अब्दुल लतीफ को, इन दोनों को कर दिया जाता है वहां पर कैद। अब दोनों के दोनों, जब छोटा बच्चा था अब्दुल लतीफ, जो उसका छोटा भाई था, अब उसने क्या किया, वो भाई रोने लगा कि मुझे घर जाना है, घर जाना, इस तरह की बातें करेगा। भाई बच्चा है तो बच्चे को क्या पता इस बात का, लेकिन टीपू सुल्तान समझदार था, ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन बस कितना था भाई, वही 10 साल का था। अब 10 साल का भी इतना समझदार तो होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा समझदार था। अब उसने क्या किया कि उसने सोचा कि यार यहाँ से, इस कमरे से, बंद कमरे से कैसे निकला जाए। अब उसने वहीं से ही तीर कमान का इस कहीं से प्रबंध किया। अब तीर कमान और एक पर्चा, पर्चे पे अपना कुछ बातें उसने लिखी, और लिख करके उनके सामने जो है मस्जिद में एक मौलवी रहा करते थे। अब वो तीर और पर्चे को तीर के द्वारा उस मौलवी तक पहुंचाया, और उसमें लिखा अपनी सारी की सारी बातें कि हमें इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर कैद कर रखा है। और मौलवी को पता चला कि यार इस तरीके से इन बच्चों को जबरदस्ती या बिना किसी ही गलती के इस तरह कैद किया हुआ है। तो अब वह उन्हें बचाने की सोचने लगता है। अब वह मौलवी उन्हें बचाने की सोचेगा, और उनको बचाने के लिए गाजी खान से मिलता है, और गाजी खान को ये सारी बातें बताता है कि भाई इस तरीके से जो है उन्होंने झूठा आरोप हैदर अली पर लगाया है, और इस तरीके से उनको फंसाना चाहा है। तो मौलवी ने जब गाजी खान को ये सारी बातें बताई, तो गाजी खान को इस बात का भी अफसोस होता है कि यार तूने गलत किया है, और तूने इन बच्चों को बेकार में ही कैद किया है। जब उसको ये पता लगता है, तो अब गाजी खान क्या करता है, उनको बचा करके वहां से ले जाता है। मौलवी की मदद से क्या करेगा, उनको बचा करके वहां से ले जाएगा। और गाजी खान जब उनको ले जाता है, तो इस बात का पता खांडे राव को चल जाता है। अब खांडे राव को जब पता चलता है कि भाई गाजी खान ने धोखा किया है और उन बच्चों को वहां से बचा करके ले गया है, अब वह गाजी खान को भी मारने का आदेश दे देता है, और सैनिकों को भेज दिया जाता है। जब सैनिकों को भेज दिया जाएगा, अब सैनिक गाजी खान को पकड़ने के लिए चल देते हैं, उसको ढूंढने लगते हैं। लेकिन गाजी खान उन दोनों बच्चों को एक जगह, एक नाव के पास ले जाकर के, समुद्र के किनारे नाव के पास ले जाकर के छुपा देता है। वहां पे दोनों को छोड़ देता है और छुपा देगा उनको, और अपने आप वहां से चला जाता है। उसको ये डर रहता है कि कहीं तुझे खांडे राव के सैनिक देखकर मार न दे, तो इसलिए वहां पर उन दोनों को तो वहां पे बचा करके छोड़ देता है, छुपा देता है, और अपने आप वहां से चला जाता है। अब जब वहां से चला जाएगा, तो गाजी खान ऐसा करता है, उसका एक मित्र हुआ करता था, एक सेनापति भी था, तो वह उसके पास एक उसकी पुत्र थी, उसके जो सेनापति था लाल मियाँ। अब लाल मियाँ की एक पुत्री थी रुकैया, लाल मियाँ की पुत्री रुकैया थी। अब जो गाजी खान था रुकैया के पास, यानी कि कब से जो है लाल मियाँ को एक पत्र भेजता है कि इस तरीके से यहाँ पर हैदर अली के 2 बच्चे हैं, और वो बच्चे हैदर अली के मैंने छुपा रखे हैं, अब उनकी देखभाल आपको करनी है, आप उनके पास खाना भिजवा दीजिए, इस तरह से उनके देखिए, उनके घर तक आपको पहुंचाना है। तो इस बात के जो पत्र है वो लिख करके भेज देता है लाल मियाँ के पास। अब लाल मियाँ की एक पुत्री थी रुकैया, और जो लाल मियाँ था वो खांडे राव के डर से ये सोचता है कि यार अगर मैंने उनकी मदद की तो खांडे राव मुझे मार देगा, तो इस तरह का वो उनके पास कोई भी खाना वाना भिजवाने के लिए मना कर देता है, और ना ही भिजवाता। लेकिन इस बात
का पता उसकी पुत्री रुकैया को चल जाता है कि इस तरीके से इनके मित्र ने उनकी मदद करने के लिए कहा है, लेकिन इन्होंने उनकी मदद नहीं की। तो इसी कारण वह उस पत्र को रुकैया पढ़ लेती है और पढ़ करके अपना करती है, रात के समय ही खाना वाना तैयार करके, और खाना कहाँ पर ले जाती है, उन दोनों बच्चों के पास खाना ले जाती है और वहीं पर ही खाना ले जाती है। और अब थक जाती है भाई, जब इतनी दूर जाएगी तो जाकर के वो थक जाएगी, और थक करके वहीं पर ही वह सो जाते हैं सारे के सारे। अब तीनों के तीनों बच्चे वहीं पर ही सो जाते हैं। अब उसके बाद लाल मियाँ को लगता है कि यार तेरी पुत्री कहाँ चलेगी। अब लाल मियाँ सोचेगा कि यार मेरी पुत्री कहाँ है, रात के समय ढूंढता फिरेगा उसको। अब पूरी रात उसको ढूंढने में लगा देगा, और जब जाकर के देखता है कि वहां पर उन दोनों बच्चों के पास ही वह जा चुकी थी। और जब उसको पता चलेगा कि यहाँ पर बच्ची यही इनके लिए खाना लेकर के आई है, तो उसको एहसास होता है अपनी गलती का कि यार देखो, एक छोटी सी बच्ची ने उनकी मदद की, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर पाया, तो मैंने इतना बड़ा अपराध किया है। तो अपनी गलती का उसको एहसास हो जाता है लाल मियाँ को, और इसलिए अब लाल मियाँ उन बच्चों को, दोनों बच्चों को सुरक्षित वहां से ले जाकर करके उनकी दादी के पास छोड़ देता है। अब उनकी दादी के पास उन दोनों बच्चों को सुरक्षित वो ले जाता है। अब होता क्या है, अब बेचारा हैदर अली है वो छुप रहा था, क्योंकि खांडे राव ने उस पर उसको सजा देने के लिए, मारने के लिए आदेश दे रखा था सैनिकों को कि कहीं पर भी दिखाई दे तो हैदर अली को मार दिया जाए। अब हैदर अली अपनी सेना को तैयार करना शुरू करेगा और खांडे राव से बदला लेना भी शुरू करेगा। अब यहाँ तक कि ये बातें थी, अब वो बदला लेने के लिए क्या करेगा, अब युद्ध की तैयारी करेगा। अब धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, वे युद्ध की तैयारी में लग जाएंगे। अब जब 1761 के बाद तो ऐसा हुआ है, अब जब लग जाते हैं तो अब 1700 उसके कुछ समय बाद ही अब खांडे राव के साथ हैदर अली युद्ध करना शुरू कर देता है। अब खांडे राव के साथ हैदर अली युद्ध करेगा। जब युद्ध करता है तो उस युद्ध में खांडे राव को वह मार देता है। तो खांडे राव की हत्या करवा देता है हैदर अली जब उसके साथ युद्ध करेगा। अब ऐसा होता है कि अब जब हैदर अली अब वहां का शासक बनने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि 1776 में जाकर के पूरी तरह से मैसूर का शासक बन जाता है। ठीक है, अब ये होगा कि आप जो हैदर अली है वो वहां पर एक जो बाल राज्य है, एक बाल राज्य है आपका, यानी कि इसे बालम राज्य के नाम से जानते हैं। तो इसी के मैसूर के पास में एक बालम राज्य नाम का एक क्षेत्र है। अब बालम राज्य नाम के क्षेत्र में ऐसा हुआ कि वहां पर इन पर मैसूर पर हैदर अली पर वहां बालम राज्य के कुछ राजा है वे आक्रमण किया करते थे। अब इन्होंने हैदर अली ने भी उनके साथ युद्ध करने के लिए घोषणा कर दी। अब बालम राज्य के जो राजा हैं उनके साथ युद्ध करेंगे, और उस युद्ध में वह टीपू सुल्तान को भी लेकर के जाता है, क्योंकि उसने टीपू सुल्तान के पास क्या क्या, टीपू सुल्तान को वहां पर शिक्षा दीक्षा देने के लिए भी भेजा हुआ था। यानी कि अब उसने जो हैदर अली है, हैदर अली ने टीपू सुल्तान को, एक उसके गुरु हुआ करते थे, ठीक है, अब उसी एक गुरु थे उसके पूर्णिया पंडित के नाम से। तो पूर्णिया पंडित नाम के गुरु थे जो शिक्षा दे रहे थे टीपू सुल्तान को, और जो मित्र थे हैदर अली के, हैदर अली के अच्छे मित्र भी थे, और उन्होंने हैदर अली की बहुत ज्यादा मदद भी की थी, और वे उनके पास टीपू सुल्तान को शिक्षा के लिए भेजा हुआ था। अब एक दिन ऐसा था कि जब शिक्षा के बाद शाम के समय टीपू सुल्तान नदी के किनारे जाकर के बैठ जाता है। अब जब नदी के किनारे बैठ जाता है तो पूर्णिया पंडित जाकर के उससे पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, एक नर्वस सी स्थिति में बैठा हुआ था। अब उन्होंने पूछा कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो टीपू सुल्तान ने कहा कि बस मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ हूँ बस, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये युद्ध क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता और ना ही किसी के साथ लड़ना चाहता हूँ, मैं इनसे बहुत दूर रहना चाहता हूँ। अब वो कहता है पूर्णिया पंडित कि भाई तुम एक शेर के बच्चे हो, हैदर अली एक बहुत शक्तिशाली वीर योद्धा था, तो भाई तुम तो एक वीर योद्धा के पुत्र हो, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, लड़ने से कैसे डर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं लड़ने से नहीं डर रहा हूं, मुझे केवल दुख इस बात का है कि मेरे हाथों से इतने बेगुनाह लोगों की हत्या होगी, तो इससे मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की हत्या हो मेरे हाथों और इतने देश में अशांति का माहौल बने।
मेरा उद्देश्य है कि पूरे देश में केवल शांति का माहौल बना रहे, सब शांति के साथ अपना रहें और रह करके अपना यहाँ पर अपना समय व्यतीत करें। तो मुझे इससे कोई वो नहीं है कि सभी के सभी क्या करें, शांति के पूर्वक अमन शांति के साथ रहें, बस इतना मेरा उद्देश्य है। तो अब इसीलिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो, अगर आपको यहाँ पर कोई भी शांति पैदा करनी है तो उसके लिए तो युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अनाज जो गेहूं है उनको अगर निकालना है, गेहूं उगाने हैं, गेहूं को अगर बनाना है खाने योग्य, तो उसे काटना जरूर पड़ता है। तो उसी तरीके से अगर उससे पूरे क्षेत्र को शांतिपूर्वक बनाना है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अब वो कहता है कि ठीक है, अब मैं युद्ध करूंगा और शिक्षा भी प्राप्त करूंगा पूरी तरीके से। अब वह शिक्षा दीक्षा पूरी तरीके से प्राप्त कर लेता है और अपने पिता हैदर अली के पास चला जाता है। अब हैदर अली से मिलेगा जाकर के। अब हैदर अली से मिलने के बाद अब वो क्या करेगा, वहां पर जब मिलेगा तो वहां पर उनसे आपस में दोनों बातें करेंगे। इस तरह की बातें होती हैं आपस में, पिता के पुत्र के बीच में बहुत ज्यादा बातें होती हैं। अब होगा क्या कि अब हैदर अली जब देखता है कि उसका पुत्र टीपू सुल्तान अब युद्ध के लिए भी तैयार हो चुका है, एक वीर सैनिक बन चुका है, तो अब वो क्या करेगा, उसको युद्ध में ले जाना शुरू कर देगा। अब होता क्या है कि वो उसको लगभग युद्ध में ले जाना शुरू करेगा। अब बालम राज्य के जो राजा थे उनके साथ युद्ध करेगा। अब टीपू सुल्तान को एक पहाड़ी के पीछे 500 सैनिकों के साथ खड़ा कर देता है कि तुम यहां से देखो और मैं युद्ध कर रहा हूं उनके साथ, कि कैसे कैसे युद्ध किया जाता है, तो वहां से देखो। अब वो युद्ध कर रहा था, हैदर अली उनके बालम राज्य के राजा के साथ युद्ध चल रहा था और वो वहां से देख रहे थे। अब युद्ध दोनों के बीच रहा, लेकिन अब युद्ध समाप्त होने वाला था, युद्ध चल ही रहा था। अब क्या करता है कि टीपू सुल्तान एक शिविर को देख लेता है, वहां से उसको दिखाई देता है कि एक शिविर लगा हुआ है एक साइड में, और वहां पर जाता है कि यहाँ पर क्या है। कुछ सैनिक वहां पर उसको दिखाई दिए कि कुछ सैनिक है, और उसको लगा कि ये सैनिक क्या है, उसके पिता हैदर अली पर आक्रमण ना करे, कुछ आक्रमण कर सकते हैं। तो इसलिए वो उस शिविर की ओर भागता है, चलता है 500 सैनिकों को लेकर के। अब जब वहां पर जाता है तो वहां पर रुके हुए सैनिक उसको देख करके भाग जाते हैं। अब जब वो भाग जाते हैं तो वो शिविर में जाता है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान शिविर में जाकर के देखता है कि वहां पर तो जो बालम राज्य है वहां की जो महिलाएं है, रानी है, उनको छुपा करके रखा हुआ था। तो यानी कि बचाने के लिए रखा हुआ था कि जिससे कि हैदर अली उन पर आक्रमण न करे, तो वहां पे छुपा कर रखा गया था। जब टीपू सुल्तान को पता चला कि ये तो बालम राज्य के रानी है और वहां की जो दासियां हैं वो सारी महिलाएं हैं, तो इसीलिए वो कहता है कि तुम डरो मत और हम आपको कुछ नहीं करेंगे। तो फिर इसलिए वे कहती है, वहां की जो रानी है, जो उस बालम राज्य की रानी थी, और वो वहां से बोलती है कि अगर आपको हमारी सुरक्षा करनी है तो हमारी सुरक्षा एक दासी के रूप में मत कीजिए, हमारी सुरक्षा एक रानी के रूप में कीजिएगा। अब इतनी बात सुनता है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान कहता है कि ठीक है, मैं आपकी सुरक्षा न दासी के रूप में करूंगा, न ही रानी के रूप में करूंगा, बल्कि एक माता के रूप में आपकी सुरक्षा करूंगा। तो मैं आपकी एक माता के रूप में सुरक्षा करूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। अब ये बात टीपू सुल्तान की सुनकर के वह रानी कहती है कि काश मेरा भी एक ऐसा पुत्र होता जो हमारी सुरक्षा कर सकता। तो फिर टीपू सुल्तान कहता है कि हे माता, मैं भी तो आपके पुत्र के जैसा ही हूं, आप चिंता मत करो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब होता क्या है कि अब हैदर अली को पता, जब यहाँ पर पता चल जाता है कि वहां पर टीपू सुल्तान एक मैसेज, जो उसके सैनिक थे वहां से, बालम राज्य के सैनिक जो छोड़ करके महिलाओं को भागे थे, तो वे जाकर के युद्ध में बता देते हैं, जो बालम राज्य का शासक था उसको बता देते हैं कि यहाँ की जो आपकी रानी है, महिलाएं हैं, उन सबको टीपू सुल्तान ने बंदी बना लिया है, पकड़ लिया है। ये बात वहां जाकर के वो फैला देता है। अब जब वहां पर बात को फैला देगा, अब ये होगा कि वहां के जो राजा है इस बात को सुन करके वो अपने हथियार डाल देते हैं और हैदर अली के सामने झुक जाते हैं। अब हैदर अली के सामने झुक जाएंगे तो हैदर अली युद्ध को जीत लेता है।
अब जब युद्ध को जीत लेगा तो इस बात का पता उसको चलता है कि टीपू सुल्तान के कारण ही वह इस युद्ध को जीत पाया है। तो हैदर अली को बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है, बहुत ज्यादा प्रश्न होता है, बहुत खुश होता है वो कि मेरे पुत्र के द्वारा है आज मैं यहाँ पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। और वो राजा के बालम राज्य के राजा के साथ टीपू सुल्तान की ओर चल देता है। अब टीपू सुल्तान की ओर जब चलता है तो टीपू सुल्तान के पास एक इसी का जो हैदर अली का सेनापति है वो पहुंच जाता है, और वो पहुंच जाता है तो वो कहता है कि हमने टीपू सुल्तान को बताएगा कि हमने युद्ध को जीत लिया है। और वहां पर जब देखता है वो महिलाओं को देखता है, और वहां पर महिलाओं को देख करके वो एक महिलाओं को यानी कि उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचता है। और इसी कारण जब वह उनकी तरफ चलता है महिलाओं की तरफ, तो वह टीपू सुल्तान उसको रोकता है। अब रोकता है तो वो कहता है कि महाराज मतलब उनको कहता है कि आपको इसमें मत फंसिए, आप इसमें मत लगिए कि ये काम हमारा है, आप एक तरफ हो जाइए तो हम अपने आप इनको देख लेंगे, ठीक है, हम सेनापति हैं, हम अपने आप देख लेंगे। लेकिन उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह सेनापति नहीं रुकता है। तो इसीलिए उसको लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, तो टीपू सुल्तान अपनी तलवार निकालता है और उसको मार देता है। तो इसी कारण वह उनकी महिलाओं की वहां पर सुरक्षा कर लेता है। लेकिन इस बात को आते हुए हैदर अली देख लेता है कि वह इसने सेनापति को, अपने ही सेनापति को मार दिया है। तो वह क्रोधित हो जाता है टीपू सुल्तान पर, और टीपू सुल्तान पर जब क्रोधित होता है तो वह उस पर तलवार निकाल लेता है। और लेकिन इस बात के बारे में जब पता चलता है हैदर अली को कि इसने इन महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए इसको मारा है, तो हैदर अली बहुत ज्यादा ही प्रश्न हो जाता है, बहुत खुश होता है और देखता है कि मेरे पुत्र ने महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही एक अपने सेनापति को मारा है। तो बहुत ज्यादा गर्व से वो गौरवान्वित हो जाता है। और इस बात से जब वहां पर बालम राज्य के शासक हैं वो इस बात को सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि हे टीपू सुल्तान, मैं तुम्हारे पिता से, जो तुम्हारे पिता के सामने सिर झुकाया है वो उनके डर की वजह से झुकाया है, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने जो सर झुका रहा हूं वो तुम्हारे सम्मान के रूप में, यानी तुम्हारे सम्मान में मैं अपना सिर यहाँ पर झुकाता हूँ। तुमने हमारी महिलाओं की रक्षा की है, उनकी इज्जत बचाई है, तो इसी कारण से मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ सम्मान पूर्वक। तो इस बात को कहते हुए वहां से वह अपनी महिलाओं को लेकर के राजा चला जाता है, और हैदर अली अपने पुत्र के साथ अपने क्षेत्र में, अपने मैसूर में चले जाएंगे वहां से। तो इस तरीके से वहां पर ये शासन होने लगेंगे। अब होता क्या है, अब आता है 1766। अब 1766 में क्या करेंगे, कंपनी है, अंग्रेज है, वो भी यहाँ पर अपना स्थायित्व बनाने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ पर पहुंचते हैं। अब वो पूरे भारत में अपना कब्जा करना चाहते थे, लेकिन मैसूर में जो है आपका यहाँ पर हैदर अली था और मराठा थे, आपके महाराष्ट्र में मराठा थे, तो मराठाओं और हैदर अली को हराना बहुत ही मुश्किल था। अब उन्होंने सोचा कि अगर इनके साथ सबको एक शक्ति ये बनकर के रहेंगी और इन सबको हम एक साथ नहीं हरा सकते, तो उन्होंने किया कि इन सबको अलग अलग कर दे, सबके बीच में क्या करे, फूट डाल दे। तो अब उन्होंने सबके बीच में फूट डालने शुरू कर दी और मराठाओं को अपने साथ मिला लिया अंग्रेजों ने, निजाम को भी अपने साथ मिला लिया पैसों का लालच दे करके। अब इस बात का पता हैदर अली को चलता है कि अंग्रेजों के द्वारा मराठाओं को और निजाम को अपनी ओर मिला लिया गया है, और हैदर अली पर क्या करने वाले हैं, आक्रमण करने वाले हैं मैसूर को जीतने के लिए। क्योंकि अंग्रेज मैसूर वाले क्षेत्रों को जीतना चाहते थे, क्योंकि मैसूर वाला क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। समुद्र के तट पर था, समुद्र का किनारा था, तो व्यापार करना बहुत आसान हो जाता था, इसलिए वे मैसूर को जीतना चाहते थे अंग्रेज। अब होगा क्या कि जब उनको पता चलता है हैदर अली को कि भाई अंग्रेजों ने मराठाओं को अपने ओर मिला लिया है, तो वे अपने मित्र पूर्णिया पंडित को ये बात बता देते हैं। और जब पूर्णिया पंडित को ये बात पता चलती है, तो वे अब क्या करेंगे, वे पूर्णिया पंडित को वहां पर मराठाओं के पास भेज देते हैं। जब मराठाओं के पास भेज दिए जाएंगे, तो वहां पर जाकर के पूर्णिया पंडित उनसे मिलते हैं और उनके पास ये रख देते हैं
कि आप हमारे साथ मिल जाओ, तो अंग्रेजों के सारे षड्यंत्र के बारे में बता देंगे पहले तो उनको, कि अंग्रेज इस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं, पर ना तो आपका साथ देंगे ना किसी और का साथ देंगे, वे अपना मतलब निकालते हैं और फिर आपको भी रास्ते से हटा देंगे। और इसी वजह से वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप अंग्रेजों का साथ मत देना और इसके बदले हम आपको 30 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है, तो बस मराठाओं को तो पैसे मिल जाएंगे, वो कह देंगे भाई ठीक है हम क्यों मदद करें अंग्रेजों की, तो वो अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो है मराठाओं को अंग्रेजों से अलग कर दिया जाता है। और इसी तरीके से निजाम भी क्या होता है, निजाम के पास भी जाते हैं और निजाम से भी इस तरह की वो करते हैं। अब लेकिन होगा क्या कि जब वो निजाम, ऐसी बात थी कि टीपू सुल्तान की शादी भी थी। अब टीपू सुल्तान प्रेम करते थे रुकैया से, अब रुकैया से प्रेम करते थे, जो वहां पे नाव में उनके लिए खाना लेकर के आई थी, नाव में जब छुपे हुए थे वो, तो उनसे भाई प्रेम भी करते थे। अब उनकी यादों में वही बसी हुई थी। अब हुआ ऐसे कि वो जब करते थे, अब उनको पिता थे, अब उनको लगा कि निजाम जो है अंग्रेजों के साथ है, हैदर अली को लगा। अब उन्होंने इसके जो पूर्णिया पंडित थे उनके दिमाग में आया कि निजाम का जो भाई है उसकी एक पुत्री है, वह अपनी पुत्री के लिए एक लड़का ढूंढने जा रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। तो इस बात का पता लगता है, तो पूर्णिया पंडित कहते हैं कि हैदर अली, अगर तुम अपने पुत्र टीपू सुल्तान का रिश्ता निजाम के भाई की पुत्री के लिए लेकर के जाओ, तो आप दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाएगा, रिश्तेदारी बन जाएगी, और इस कारण जब आप पक्के रिश्तेदार हो जाएंगे तो वे अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे और आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तो इसीलिए अब होता क्या है कि इस बात का पता हैदर अली को चलता है और हैदर अली टीपू सुल्तान से इस बारे में बात करता है। अब जब हैदर अली टीपू सुल्तान से बात करेगा तो टीपू सुल्तान तो एक बार को तो बिल्कुल ही निराश हो जाता है, क्योंकि वह प्रेम करता है रुकैया से, तो इसी कारण से। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, सबसे पहले हमारा जो मैसूर राज्य है ये सबसे पहले है और प्रेम बाद में है। तो इसलिए मैसूर राज्य को बचाने के लिए वह उसके लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अब वे जब शादी करने के लिए तैयार है तो वो अब रिश्ते के लिए चले जाते हैं, और निजाम भी इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि उसको पता था निजाम को कि हैदर अली कभी भी उन पर आक्रमण कर देता है, तो एक तलवार की जो है उनके गले पर लटकी रहती है हैदर अली की, तो उसको लगा कि यही मौका है कि उनकी तलवार से उनको बचा जाए। तब वह रिश्ते को मान लेते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मराठाओं को भी अलग कर दिया, निजाम को भी अलग कर दिया। अब लेकिन इस बात का पता किसको चलता है, अंग्रेजों को, कि यार निजाम और वे क्या कर रहे हैं, अब हैदर अली के साथ हो चुके हैं। अब अंग्रेज निजाम के पास जाते हैं और कुछ पैसों का लालच दे देते हैं और निजाम को अपने ओर मिला लेते हैं। और इस बात का पता हैदर अली को चलता है कि निजाम अंग्रेजों के साथ मिल चुका है, तो इसीलिए वह उनके रिश्ते को भी ठुकरा देता है। अब ठुकरा देंगे, और इसी के बाद अब जो होता है 1767 से लेकर के 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। अब इस आंग्ल मैसूर युद्ध में जब मराठा को अपनी तरफ मिला लिया, निजाम को अपनी तरफ मिला लेते हैं, अब होता क्या है कि अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब धीरे धीरे जब निजाम देखता है कि हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह से मार रखा है, बुरी तरह से मार रहा है उनको, अब निजाम डर करके हैदर अली के पाले में ही आ जाता है। अब जो हैदर अली है वह अंग्रेजों को बुरी तरीके से मद्रास तक ले जाता है। मद्रास के किला, जहां अंग्रेज रहा करते थे, मद्रास में किला बनाया हुआ था अंग्रेजों ने, तो उन्हीं के किले तक उनको खदेड़ता हुआ ले जाता है। इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसी किले में जाकर के, मद्रास के किले में, वह अंग्रेज हैदर अली के पैरों में पड़ जाते हैं और घुटने टेक देते हैं, और हैदर अली ऊपर बैठा होता है और अंग्रेज उनके सामने नीचे से हाथ जोड़े हुए रहते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, अब हम आगे से कुछ आपके साथ ऐसा युद्ध नहीं करेंगे, इस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे। अब इसी वजह से क्या करते हैं, यहाँ पर हैदर अली इनको माफ कर देगा और कुछ संधियां होती है, और 1769 में एक संधि होती है, मद्रास की संधि, क्योंकि मद्रास के किले में हुई तो इसलिए मद्रास की संधि कहा जाता है कि मद्रास की संधि 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच होती है। और इस संधि में कहा जाता है, कुछ शर्तें रखी जाती हैं। ये कहा जाएगा कि जो भी आपके जो क्षेत्र जीते हैं वो सबके क्षेत्रों को वापस कर दिया जाए, और एक शर्त ये रखी गई कि अंग्रेज हैदर अली की मदद करेंगे, यदि हैदर अली पर कोई कभी भी आक्रमण करता है तो अंग्रेजों को उसकी मदद करनी होगी।
तो इस तरीके से ये वादे किए जाते हैं और इसी वादे के साथ आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो जाता है मद्रास की संधि के साथ। तो हैदर अली ने दिखाया कि अंग्रेजों को बुरी तरीके से यहाँ पर अंग्रेजों को मारा था, बहुत बुरा इनके साथ बर्ताव किया, इनको घुटनों के बल बैठा दिया, ऐसा हालत इनके कर दिया था। ठीक है, और यही आपका प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के कारण क्या बने थे, क्यों हुआ था। ठीक है, तो आज इतना ही आप